नमस्कार। आज हम लोग ना अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बिल्कुल बेसिक बातें समझने वाले हैं। और पता है कैसे? एक गांव की कहानी के जरिए। तो चलिए अपनी नोटबुक खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम फतेहपुर नाम के एक गांव की कहानी से शुरू करेंगे। फिर समझेंगे कि ये जो शब्द है उत्पादन या प्रोडक्शन, इसका असली मतलब क्या होता है। इसके बाद हम प्रोडक्शन के 5 जरूरी हिस्सों को देखेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के औजार क्या हैं और आखिर में कितने तरह के सामान बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी जीती जागती इकोनॉमिक लैब में, बिहार के एक गांव फतेहपुर। अब इस कहानी का मकसद है कि हम फतेहपुर गांव को देखते देखते प्रोडक्शन से जुड़े कुछ बेसिक आइडियाज को समझें। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ का मुख्य काम तो खेती है, पर गांव में इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। फतेहपुर कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है, ये काफी डेवलप्ड है। यहाँ की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो सब मौजूद है, जैसे कि आसपास के कस्बों से जोड़ने वाली अच्छी सड़कें, बिजली और तो और स्कूल और एक हेल्थ सेंटर भी है। तो अब जब हम गांव के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो चलिए आज के सबसे अहम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आखिर ये प्रोडक्शन या उत्पादन है क्या चीज? तो देखिए, अर्थशास्त्र में ना प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ कोई फिजिकल चीज बनाना नहीं होता। इसका असली मतलब है उपयोगिता का सृजन करना, मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आसान भाषा में कहें तो ऐसी कोई चीज बनाना जिससे इंसान की कोई जरूरत पूरी हो। जैसे किसान जब गेहूं गाता है तो वो सिर्फ फसल नहीं पैदा कर रहा, वो असल में भूख मिटाने के लिए भोजन बना रहा है। यही उपयोगिता है। अच्छा, तो ये जो उपयोगिता है, इसे बनाने के लिए हमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है और इकोनॉमिस्ट्स इन्हें ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। अब हम इन जरूरी साधनों को ना एक एक करके तोड़कर समझेंगे। तो ये हैं वो 5 मुख्य साधन: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम। अब हम एक एक करके देखेंगे कि फतेहपुर की कहानी में इन 5 का क्या रोल है। सबसे पहले बात करते हैं भूमि यानी लैंड की। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसमें प्रकृति से मिली हर मुफ्त चीज शामिल है: मिट्टी, पानी, जंगल, खनिज, सब कुछ। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि भूमि का मतलब सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि वो सारी चीजें और ताकतें हैं जो प्रकृति हमें मुफ्त में देती है, चाहे वो जमीन हो, पानी हो, हवा हो या रोशनी और गर्मी हो। और यहीं पर भूमि की एक बहुत ही खास बात सामने आती है कि ये एक फिक्स्ड रिसोर्स है, मतलब जमीन को बढ़ाया नहीं जा सकता। फतेहपुर में भी खेती के लिए जितनी जमीन थी वो 1960 से उतनी ही है। अब ये वहां के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? दूसरा फैक्टर है श्रम यानी लेबर। ये बस वो इंसानी मेहनत है जो किसी भी चीज को बनाने में लगती है, और ये मेहनत फिजिकल भी हो सकती है, जैसे खेत जोतना, और मेंटल भी, जैसे किसी कंपनी का अकाउंट संभालना। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये फतेहपुर में जमीन के बंटवारे की एक बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। यहाँ एक तरफ मुट्ठी भर बड़े किसान हैं जिनके पास गांव की ज्यादातर जमीन है, और दूसरी तरफ ढेर सारे छोटे किसान हैं जिनके पास कुल जमीन का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो लोग असल में मेहनत कर रहे हैं यानी श्रम कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों के पास उत्पादन का सबसे जरूरी साधन यानी जमीन है ही नहीं। तो हमने भूमि और श्रम को समझ लिया। अब चलिए बाकी के 3 फैक्टर्स को देखते हैं: पूंजी, संगठन और उद्यम। ये वो औजार और सिस्टम हैं जो असल में प्रोडक्शन को मुमकिन बनाते हैं। अब आता है पूंजी यानी कैपिटल। इसका मतलब है वो सारी इंसान की बनाई हुई दौलत जिसका इस्तेमाल और ज्यादा दौलत बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि औजार, मशीनें, बिल्डिंग्स, कच्चा माल, ये सब पूंजी है। पूंजी की जरूरत को समझने के लिए ना सविता की कहानी देखते हैं। सविता एक छोटी किसान है। उसे अपनी फसल शुरू करने के लिए बीज और खाद खरीदने हैं, और इसके लिए उसे चाहिए सिर्फ 3,000 रुपए का कर्ज। ये 3,000 रुपए ही उसके लिए वर्किंग कैपिटल है। बिना इसके वो काम शुरू ही नहीं कर सकती। और अब आते हैं आखिरी 2 फैक्टर्स पर। पहला है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्किल है। भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीनों को सही तरीके से एक साथ लाने की कला। और दूसरा है
उद्यम या साहस यानी एंटरप्राइज। ये है रिस्क लेने की हिम्मत, फैसले लेने की क्षमता और अनिश्चितता का सामना करने का जज्बा। ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे ये पांचों स्तंभ एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इन सबको एक साथ लाने का काम करता है संगठन। संगठन ही वो गोंद है जो इन सबको जोड़कर एक कामयाब प्रोडक्शन प्रोसेस बनाता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि चीजें बनती कैसे हैं। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि आखिर बनता क्या है। तो देखिए, जो भी सामान बनता है उससे हम मोटी मोटी दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोग वस्तुएं, जैसे खाना, कपड़े, जिन्हें हम सीधे इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स यानी उत्पादक वस्तुएं, जैसे मशीनें, औजार, जिनका इस्तेमाल और सामान बनाने में होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, हम इन दोनों कैटेगरीज को भी आगे बांट सकते हैं, इस आधार पर कि कोई चीज जल्दी इस्तेमाल हो जाती है या फिर लंबे समय तक चलती है, मतलब कि वो ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल। तो कुल मिलाकर फतेहपुर की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि प्रोडक्शन का मतलब है उपयोगिता बनाना, और इसके लिए 5 चीजें भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम हमेशा जरूरी होती हैं। एक छोटे से गांव की अर्थव्यवस्था को समझ करना हम पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सोचते हैं, अगर फतेहपुर में खेती बाड़ी छोड़कर कोई नया बिजनेस शुरू करना हो तो इन 5 फैक्टर्स में से सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? जरा सोचिए। जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को असल दुनिया पर लागू करते हैं, तभी हमें लोगों के सामने आने वाली असली चुनौतियां समझ में आती हैं। लोग हमारा सबसे बड़ा संसाधन। आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसा मौजू जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। जब हम एक बड़ी आबादी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर कुछ ऐसी ही तस्वीर हमारे दिमाग में आती है ना, अनगिनत चेहरों का एक समंदर सा। और यही तस्वीर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या ये जो विशाल जनसंख्या है, ये एक समस्या है जिसे हमें किसी तरह काबू में करना है, या फिर ये एक ऐसी शक्ति है जिसे बस बाहर निकालने की, उजागर करने की जरूरत है? तो इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे नजरिए में। हमें अपना नजरिया बदलना होगा। आबादी को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक एसेट, एक संपत्ति के रूप में देखना होगा। देखिए, बात सीधी सी है। एक बड़ी आबादी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है। उसकी असली कीमत, उसकी असली वैल्यू इस बात से तय होती है कि हम उस देश के लोगों में, उनके भविष्य में कितना इन्वेस्ट करते हैं। अर्थशास्त्र में इसके लिए खास शब्द है, मानव पूंजी, या जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अब ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश के लोगों के हुनर, उनके ज्ञान और उनकी सेहत का एक तरह से पूरा खजाना है। तो फिर इस मानव पूंजी का रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल क्या है? वो है लोग खुद, खासकर देश के युवा। यही तो वो नींव है जिस पर किसी भी देश का भविष्य खड़ा होता है। तो सवाल यह है कि ये बनता कैसे है? देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप एक व्यक्ति से शुरू करते हैं, फिर उसकी शिक्षा में निवेश करते हैं, उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है मानव पूंजी का निर्माण। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और मानव पूंजी बनाने वाले इन 2 सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी निवेश है शिक्षा, एजुकेशन। यहीं पर तो स्किल और नॉलेज पनपते हैं। यहीं पर दिमाग को आने वाले कल के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है। और इसके ठीक साथ खड़ा है दूसरा उतना ही जरूरी स्तंभ, और वो है स्वास्थ्य, हेल्थ। क्योंकि हम सबने सुना है, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है, और एक हेल्दी पॉपुलेशन ही तो एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बन सकती है ना? तो बात एकदम साफ है। जब आप शिक्षा और सेहत इन दोनों को साथ ले आते हैं तो आप एक ऐसी जबरदस्त ताकत बनाते हैं जो किसी भी देश का सबसे कीमती संसाधन बन सकती है। ठीक है, तो मान लिया कि ये निवेश जरूरी है, पर जब कोई देश अपने लोगों में इन्वेस्ट करता है तो असल में होता क्या है? ये निवेश किसी इकोनॉमी के लिए एक इंजन की तरह कैसे काम करता है? चलिए देखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ लोगों को नहीं बदलता, ये तो पूरे देश की तस्वीर बदल कर रख देता है। ये बनाता है नए हुनर, स्किल्स। एक ट्रेंड इंसान अब कोई वैल्यूएबल काम कर सकता है, खुद को संभाल सकता है और इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकता है। बढ़ते हुए उद्योग। सोचिए, जब बहुत सारे हुनरमंद लोग एक साथ आते हैं तो वे इंडस्ट्रीज को पावर देते हैं,
और इससे क्या होता है? बड़े पैमाने पर विकास होता है, जॉब्स पैदा होती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये एक ऐसी जनरेशन बनाता है जो फ्यूचर रेडी है, एक ऐसी पढ़ी लिखी और सेहतमंद युवा आबादी जो आज की इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया के हर चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन यहां एक पेंच है, एक बहुत जरूरी बात। ये जो मौका है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये समय के साथ बंधा हुआ है। इसको समझने के लिए सोचिए कि किसी देश की युवा आबादी एक रेत घड़ी की तरह है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का समय है, मतलब एक ऐसा खास दौर जब काम करने वाले लोगों की संख्या उन पर निर्भर लोगों से कहीं ज्यादा होती है। ये विकास के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पर ये लिमिटेड है। और यही सबसे जरूरी बात है, एक बड़ी युवा आबादी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह है, एक ऐसी खिड़की जो कुछ समय के लिए ही खुली है। अगर हम आज अभी शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं करते हैं तो ये खिड़की बंद हो जाएगी और भविष्य में तरक्की का एक सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। और आखिर में बस एक शक्तिशाली विचार कि आबादी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है जो किसी देश के पास होती है। नहीं, ये उस देश का सार है, उसका दिल है, उसकी पहचान है। ये वो चीज है जो एक देश असल में है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, गरीबी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की सच्चाई है। हम बिहार में हुए एक आर्थिक अध्ययन के जरिए समझेंगे कि गरीबी का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि इंसानी संघर्ष की कहानियां हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भाई गरीबी है क्या, फिर कुछ असल कहानियों से रूबरू होंगे। इसके बाद गरीबी के उस दुष्चक्र की बात करेंगे जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसे नापते कैसे हैं, इसके कारण क्या है और इससे लड़ने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये गरीबी है क्या? बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहें तो गरीबी वो हालत है जब कोई इंसान इतनी भी कमाई नहीं कर पाता कि वो अपनी रोजमर्रा की, मतलब जो बेसिक जरूरतें होती है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, उन्हें भी पूरा कर सके। और ये तस्वीर उस परिभाषा को एक असली चेहरा देती है ना? ये दिखाती है कि गरीबी सिर्फ किताबों में लिखा एक शब्द नहीं है, ये तो हर दिन की लड़ाई है, एक एक निवाले के लिए संघर्ष है। तो चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर उन लोगों की बात करते हैं जो इस सच्चाई को हर रोज जीते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी कहानियों को सुनना। सबसे पहले मिलते हैं राम पुकार से। राम पुकार की कहानी हमें शहरी गरीबी की सच्चाई दिखाती है, वही गरीबी जो बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध के पीछे कहीं छिप जाती है। जानते हैं, वो एक आटा चक्की में दिहाड़ी मजदूरी करके महीने में सिर्फ 1500 रुपए कमा पाते हैं। अब जरा सोचिए, सिर्फ 1500 रुपए और परिवार में हैं 6 लोग। इतनी कम आमदनी का मतलब है कि गुजारा बहुत मुश्किल है। परिवार शहर के बाहर एक तंग झुग्गी में रहता है, बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, स्कूल तो जा ही नहीं पाते, और तो और अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे भेजने के लिए भी उन्हें कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। ये तो थी शहर की कहानी। अब चलते हैं गांव की तरफ और मिलते हैं राजेंद्र सिंह से। राजेंद्र सिंह एक भूमिहीन किसान है, मतलब उनके पास अपनी जमीन नहीं है। और ये आप जानते हैं, ग्रामीण भारत की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। राजेंद्र का काम भी पक्का नहीं है, रोज काम नहीं मिलता। जिस दिन मिलता भी है तो कमाई होती है सिर्फ 60 रुपए के आसपास। परिवार में 8 लोग हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं बन पाती। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि पैसों की कमी के चलते वो अपनी पत्नी का सही इलाज नहीं करा पाए और इलाज के अभाव में अपने 2 बच्चों को भी खो दिया। राम पुकार और राजेंद्र ये सिर्फ 2 नाम नहीं हैं, ये उन लाखों कहानियों की झलक है जो हमें महात्मा गांधी की एक बहुत गहरी बात याद दिलाती हैं। उन्होंने कहा था कि भारत असल में आज़ाद तब माना जाएगा जब यहाँ का सबसे गरीब इंसान भी हर तरह के दुख दर्द से आज़ाद हो जाएगा। इन कहानियों को जानने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, आखिर ऐसा क्यों है कि गरीबी एक जाल की तरह बन जाती है, एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? अर्थशास्त्री इसे गरीबी का दुष्चक्र या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि गरीबी खुद ही ऐसे हालात पैदा कर देती है जिससे और ज्यादा गरीबी बढ़ती है। ये एक तरह का अंतहीन पहिया है जो घूमता रहता है। अब ये चक्र काम कैसे करता है?
इसके दो पहलू हैं। एक है सप्लाई साइड यानी आपूर्ति पक्ष। यहाँ क्या होता है, लोगों की आमदनी कम है तो बचत भी कम होती है, और जब बचत ही नहीं तो निवेश भी नहीं हो पाता। अब दूसरा पहलू है डिमांड साइड यानी मांग पक्ष। जब लोगों के पास पैसे ही कम है तो वो बाजार में चीजें भी कम खरीदेंगे, यानी डिमांड कम हो जाएगी। और जब ये दोनों चीजें, कम निवेश और कम डिमांड, एक साथ होती हैं तो देश का विकास रुक जाता है और गरीबी जस की तस बनी रहती है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि गरीबी एक दुष्चक्र है, पर सवाल ये उठता है कि हम इसे नापते कैसे हैं? मतलब सरकार ये कैसे तय करती है कि कौन गरीब है और कौन नहीं? इसके लिए भारत में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन। ये एक तरह की लाइन है जो ये बताती है कि एक इंसान को जीने के लिए कम से कम कितनी कैलोरी चाहिए और उन कैलोरी को पाने के लिए महीने में कम से कम कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। और हाँ, ये आंकड़ा गांव के लिए अलग होता है और शहर के लिए अलग। अगर हम आंकड़ों को देखें तो एक अच्छी खबर यह है कि सालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो लगातार कम हुआ है। देखिए, 1973-74 में ये लगभग 55% था, जो 2004-05 में घटकर करीब 22% रह गया। लेकिन अगर हम कुल संख्या की बात करें तो वो आज भी करोड़ों में है, यानी चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। और एक बात और है जो हमें समझनी होगी, गरीबी का असर हर किसी पर एक बराबर नहीं पड़ता। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो दूसरों के मुकाबले ज्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब उन पर गरीबी का खतरा ज्यादा होता है। जैसे कि अनुसूचित जनजाति, जहां 51% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, या फिर शहरों में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, जिनमें से 50% गरीब हैं, जबकि देश का औसत उस समय 26% था। तो हमने समस्या को समझ लिया, उसे नापने का तरीका देख लिया। अब बात करते हैं इसकी जड़ों की, मतलब इसके कारण क्या हैं और सबसे जरूरी इसके उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, गरीबी की कोई एक अकेली वजह नहीं होती, ये कई सारी चीजों का एक मिला जुला असर है। जैसे कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, हमारी खेती का पिछड़ापन, देश में इंडस्ट्रीज का सही से विकास न हो पाना, और शायद सबसे बड़ा कारण धन का असमान बंटवारा। इसके अलावा बेरोजगारी और सामाजिक कुरीतियां भी इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं। तो ये बात तो साफ है कि अगर कारण इतने सारे हैं तो उपाय भी हमें हर स्तर पर करने होंगे। हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, खेती को बेहतर बनाना होगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगानी होंगी ताकि रोजगार पैदा हो सके। और हाँ, हमें ये भी पक्का करना होगा कि देश की कमाई का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर न रह जाए। चलिए, अब आखिर में ये देखते हैं कि इस गरीबी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें असल में क्या क्या किया जा रहा है, कौन सी सरकारी और गैर सरकारी पहलें हैं जो काम कर रही हैं। ये लड़ाई असल में दो मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। एक तरफ है सरकारी कोशिशें, जैसे कि काम के बदले अनाज योजना, स्कूलों में मिड डे मील और रोजगार देने वाली अलग अलग योजनाएं। और दूसरी तरफ है गैर सरकारी प्रयास। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, जो लोगों को खुद का काम शुरू करने में मदद करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, गरीबी के खिलाफ लड़ाई भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। दशकों से कोशिशें हो रही हैं, काफी कुछ बदला भी है, लेकिन ये जंग अभी जीती नहीं गई है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गरीबी के दुष्चक्र को जड़ से खत्म करने के लिए, इसे हमेशा के लिए जीतने के लिए आखिर हमें और क्या करना हो। नमस्ते। बेरोजगारी, ये शब्द तो हम सब सुनते ही रहते हैं, है ना? पर इसका असली मतलब क्या होता है? आज हम इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी खास तौर पर भारत और बिहार के नजरिए से। तो चलिए साथ मिलकर इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो भाई बेरोजगारी है क्या, इसकी बात करेंगे। फिर देखेंगे कि ये कितने तरह की होती है। उसके बाद हम इसके कारणों की तह तक जाएंगे, इसके हल क्या हैं, उन पर नजर डालेंगे और समाज पर इसका क्या असर पड़ता है ये भी जानेंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ समेटकर कुछ सवालों पर भी गौर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। जब हम कहते हैं कि कोई बेरोजगार है तो इसका असल मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे होते हैं? आइए इसकी परिभाषा को एकदम साफ साफ समझते हैं। देखिए, बेरोजगारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी के पास काम नहीं है। नहीं, ये वो हालत है जब कोई इंसान काम करने के लिए तैयार है, उसमें काबिलियत भी है, लेकिन उसे प्रचलित मजदूरी पर काम मिल ही नहीं रहा। तो इसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, काम करने की इच्छा, और दूसरी, काम का ना मिल पाना। यही दो चीजें मिलकर बेरोजगारी की पूरी तस्वीर बनाती हैं।
अच्छा, इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक परिवार है सीता देवी का। अब सीता देवी घर का काम करती हैं, लेकिन वो कोई नौकरी खोज नहीं रही। और उनके बच्चे जीतू और सीतू, वो तो अभी बहुत छोटे हैं, काम करने की उम्र ही नहीं है उनकी। तो क्या हम इन्हें बेरोजगार कहेंगे? नहीं, परिभाषा के हिसाब से ये लोग बेरोजगार नहीं हैं। बेरोजगार तो वो हुआ जो काम करना चाहता है, काम खोज रहा है, पर उसे मिल नहीं रहा। तो सवाल उठता है कि ये कामकाजी आबादी, या जिसे अंग्रेजी में लेबर फोर्स कहते हैं, इसमें आता कौन कौन है? तो देखिए, आमतौर पर इसमें 15 से 59 साल के लोगों को गिना जाता है। अब सवाल है, यही उम्र क्यों? तो ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस उम्र के लोग ही काम करने के लिए तैयार और उपलब्ध होते हैं। इससे छोटे बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं और इससे ज्यादा उम्र के लोग आमतौर पर रिटायर हो जाते हैं। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये डेटा 1999-2000 का है, लेकिन इससे हमें समस्या की एक बुनियाद समझ में आती है। इस टेबल को देखिए जरा। गांव के इलाकों में पूरे भारत में करीब 85% पुरुष काम कर रहे थे, और बिहार में भी ये आंकड़ा लगभग सेम ही था। यहां तक तो ठीक है, लेकिन कहानी बदल जाती है जब हम महिलाओं की बात करते हैं। पूरे देश के लेवल पर गांव की 45.6% महिलाएं काम में शामिल थी, लेकिन बिहार में यह नंबर गिरकर सिर्फ 28.9% रह गया था। सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बेरोजगारी कहते किसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अलग अलग रूप क्या हैं। क्या गांव की बेरोजगारी और शहर की बेरोजगारी एक जैसी होती है? नहीं। चलिए समझते हैं कि इनमें क्या फर्क है। इस फ्लोचार्ट को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है। बेरोजगारी को हम मोटे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है ग्रामीण यानी गांव की बेरोजगारी, और दूसरी है शहरी। अब जाहिर है, गांव की जो दिक्कतें हैं वो खेतीबाड़ी और मौसम से जुड़ी होंगी, जैसे मौसमी बेरोजगारी। और शहरों में वहां की समस्याएं इंडस्ट्रीज, पढ़ाई लिखाई और नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी होती। तो इसे थोड़ा और समझते हैं। गांव में मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब फसल बोने या काटने का समय होता है तब तो काम है, लेकिन बाकी समय किसान खाली बैठा है। और छिपी हुई बेरोजगारी, ये तो और भी दिलचस्प है। मान लीजिए एक खेत में सिर्फ 2 लोगों का काम है, पर वहां घर के 5 लोग लगे हुए हैं। तो बाहर से तो लगता है कि सब काम कर रहे हैं, पर असल में 3 लोग फालतू हैं, मतलब उनका होना न होना बराबर है। अब आते हैं शहर की तरफ। यहां शिक्षित बेरोजगारी है, मतलब पढ़े लिखे नौजवान हैं, डिग्रियां हैं हाथ में, पर नौकरी नहीं। और फिर है तकनीकी बेरोजगारी। जैसे ही कोई नई मशीन आई जो हाथ का काम करती थी, वो काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। अब ये सब बातें सुनने में थोड़ी किताबी लग सकती हैं, तो चलिए इसे एक असली कहानी से जोड़कर देखते हैं। हम चलते हैं गोविंदपुर गांव, जहां हम मिलेंगे विजय और अजय नाम के 2 भाइयों से। उनकी कहानी से हमें पता चलेगा कि ये अलग अलग तरह की बेरोजगारी एक ही घर, एक ही परिवार को कैसे प्रभावित कर सकती है। चलिए एक बार फिर आंकड़ों पर आते हैं। इस बार बेरोजगारी की दर देखते हैं। यह भी 1999 और 2000 का डेटा है। बिहार में शहरों में बेरोजगारी की दर थी 9.30%, जो पूरे देश के औसत 7.70% से ज्यादा थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला आंकड़ा है वो है शहरी महिलाओं का। पूरे देश में ये दर 9.40% थी, लेकिन बिहार में ये उछलकर 13.50% हो गई थी। ये बहुत बड़ा गैप है और सच में चिंता की बात है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि बेरोजगारी क्या चीज है और ये कितने टाइप की होती है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो अभी बाकी है। आखिर ये समस्या पैदा ही क्यों होती है? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए अब इन वजहों की पड़ताल करते हैं। देखिए, बेरोजगारी का कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे कई वजह हैं, और मजे की बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह तो है तेजी से बढ़ती आबादी। लोग बढ़ रहे हैं, पर नौकरियां उस रफ्तार से पैदा नहीं हो रही। फिर आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कई बार ऐसी डिग्रियां तो दे देता है जिनकी मार्केट में कोई खास डिमांड ही नहीं होती। और हमारी खेती, जो आज भी काफी हद तक पुराने तरीकों पर चल रही है, उस पर लोगों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, और भी कारण है। जैसे हमारे देश में नए नए उद्योग और फैक्ट्रियां लगने की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। अब जरा सोचिए, जब नई फैक्ट्रियां ही नहीं लगेंगी तो नई नौकरियां आएंगी कहां से? और इस पर निवेश यानी कैपिटल की कमी और ट्रेंड स्किल्ड लोगों की कमी, ये सब मिलकर इस समस्या को और भी बड़ा बना देते हैं। तो इतनी सारी समस्याएं सुनकर लग सकता है कि क्या इसका कोई हल भी है? बिल्कुल है। अब हम बात करेंगे समाधानों की। चलिए देखते हैं कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए क्या-क्या कोशिशें की गई हैं और की जा रही हैं। सरकार ने वक्त-वक्त पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं। यहां देखिए,
IRDP, NREP से लेकर जवाहर रोजगार योजना तक। इन सब योजनाओं का एक ही मेन मकसद था, गांव के इलाकों में रोजगार के नए नए मौके पैदा करना। और इन सब में से एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम था, साल 2005 में आया NRGEGA यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये एक कानून है जो गांव के हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी देता है। और इसकी एक और बहुत खास बात है, इसमें 33% काम महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। लेकिन सिर्फ सरकारी कोशिशें ही काफी नहीं हैं। गैर सरकारी लेवल पर भी बहुत काम हो रहा है। लोगों को खुद का काम शुरू करने यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को सपोर्ट किया जा रहा है। इसका फायदा यह है कि खेती पर जो एक्स्ट्रा बोझ है वो कम होता है और लोगों को अपने घर के पास ही काम मिल जाता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, बेरोजगारी सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका असर एक एक इंसान पर, हमारे समाज पर और पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। चलिए अब इसी असर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक असर की, जो कि बहुत दुखद है। सोचिए, जब एक पढ़े लिखे नौजवान को काम नहीं मिलता तो ये सिर्फ उसके टैलेंट की बर्बादी नहीं है, ये उसके कॉन्फिडेंस पर एक सीधी चोट है। और जब ऐसी निराशा फैलती है तो समाज में गलत चीजें बढ़ने लगती हैं। लोग मजबूर होकर अपना घर, अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों की तरफ जाने लगते हैं, जिसे हम पलायन कहते हैं। और इसका आर्थिक असर क्या होता है? सीधी सी बात है, जब लोग कमाएंगे नहीं तो देश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। लोगों का रहन सहन का स्तर गिरेगा। जब जेब में पैसा नहीं होगा तो लोग बाजार में सामान भी कम खरीदेंगे, जिससे डिमांड घट जाएगी और इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा मंडराने लगता है। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है, एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें सब कुछ नीचे की ओर जाने लगता है। तो चलिए अब हम आखिर में आ गए हैं। अब तक हमने जो कुछ भी जाना और समझा है उसे फटाफट एक बार समेट लेते हैं और फिर अपनी समझ को टेस्ट भी करेंगे। तो कुल मिला के कहानी ये है कि बेरोजगारी एक बहुत ही उलझी हुई समस्या है, एक ऐसी गांठ की तरह जिसके तार गांव से लेकर शहर तक फैले हुए हैं। इसकी जड़ें हमारी बढ़ती आबादी और हमारे आर्थिक ढांचे की कुछ कमियों में है। और इस बड़ी गांठ को खोलने के लिए सरकार और समाज दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और अब जाते जाते एक सवाल है सोचने के लिए, हमारे देश की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती आखिर है क्या? क्या वो बढ़ती कीमतें हैं, या आर्थिक असमानता, या फिर गरीबी और बेरोजगारी? आज की पूरी बातचीत के बाद लगता है कि जवाब ग में ही इस पूरी चर्चा का निचोड़ छिपा है। इस पर विचार जरूर कीजिए। बिहार में कृषि और खाद्य सुरक्षा, ये विषय काफी बड़ा है ना? तो चलिए आज इसे समझते हैं इन हाथ से बने हुए नोट्स की मदद से, एकदम आसान तरीके से। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ। MS स्वामीनाथन, जिन्हें हम भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि कृषि सिर्फ पेट भरने की मशीन नहीं है, ये तो भारत और बिहार के विकास का इंजन है। और देखिए ये बात आज भी कितनी सही बैठती है। यही सोच हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेस है। तो ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि कृषि मतलब एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की नींव है, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, भारत की 64% से भी ज्यादा आबादी अपनी रोज की रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। मतलब ये सिर्फ एक काम धंधा नहीं है, ये तो देश की धड़कन है, हमारी लाइफलाइन है। और जब बात बिहार की आती है ना, तो कृषि का रोल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ राज्य की कमाई का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि सोचिए गांव में रहने वाले लगभग 80% लोगों का गुजारा इसी से चलता है। और तो और फैक्ट्रियों को कच्चा माल भी तो यहीं से मिलता है। अच्छा, अब अगर कृषि इतनी जरूरी है तो फिर इसमें इतनी मुश्किलें क्यों हैं? बिहार में खेतीबाड़ी को अक्सर पिछड़ा क्यों कहा जाता है? आखिर वो कौन सी वजह हैं जो इसकी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनी हुई हैं? चलिए अब जरा उन पर नजर डालते हैं। ये लिस्ट देखिए, सारी समस्याएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं ना। एक तरफ तो जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर आबादी का इतना ज्यादा बोझ, ऊपर से बारिश पर पूरी निर्भरता, फिर पुरानी तकनीक, अच्छे बीज और खाद की कमी, और सिंचाई की सुविधा भी नहीं। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्र बना देते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां समस्याएं हैं वहां उनके हल भी हैं। इन मुश्किलों से पार पाया जा सकता है, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल, सिंचाई के बेहतर इंतजाम, बाढ़ से बचाव और सबसे जरूरी खेती में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये एक तरह का रोड मैप है कि बिहार की कृषि को
कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो ठीक है, हमने समस्याओं और उनके समाधान की बात तो कर ली, पर अब सवाल ये उठता है कि बिहार के खेतों में असल में उगता क्या है? कौन सी वो फसलें हैं जो वहां की खेती की रीढ़ की हड्डी हैं? देखिए, फसलों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है खाद्य फसलें, मतलब गेहूं, चावल, दालें, जो हम सीधे खाने के लिए उगाते हैं, और दूसरी है नकदी फसलें, या कह लीजिए कैश क्रॉप्स, जैसे गन्ना या जूट, जिन्हें किसान बाजार में बेचकर पैसा कमाते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और ये बहुत दिलचस्प है कि बिहार में खेती का काम कभी रुकता ही नहीं। ये एक साल भर चलने वाला चक्र है। आप देखिए, साल में 4 अलग-अलग फसल के मौसम होते हैं: भदई, खरीफ, रबी और फिर गर्मा। हर मौसम की अपनी फसल, अपना महत्व। इसी से तो राज्य में अनाज की सप्लाई बनी रहती है। अब देखिए, खेत में फसल उगा लेना, ये तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली चुनौती तो ये है कि वो फसल हर जरूरतमंद इंसान की थाली तक कैसे पहुंचे। और यहीं से एंट्री होती है खाद्य सुरक्षा, यानी फूड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट की। तो क्या है ये खाद्य सुरक्षा? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि देश में अनाज का भंडार भरा हो, नहीं। इसका असली मतलब है कि हर एक इंसान के पास इतना पैसा और पहुंच हो कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से अच्छा, सेफ और पौष्टिक खाना खरीद सके, ताकि वो एक हेल्दी जिंदगी जी सके। ये एक बुनियादी अधिकार है। इन भारी भरकम शब्दों को अगर असल जिंदगी में देखना हो तो रामू की कहानी को समझिए। रामू एक खेतीहर मजदूर है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। उसे रोज काम नहीं मिलता, उसके लिए अपने परिवार का पेट भरना ही एक जंग है। रामू जैसे लाखों लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी कोई थ्योरी नहीं, बल्कि रोज की सच्चाई है। और अगर हम कभी भूल जाएं कि खाद्य सुरक्षा कितनी जरूरी है, तो इतिहास हमें 1943 के बंगाल अकाल की याद दिलाता है। एक ऐसा भयानक दौर जिसमें करीब 30 लाख लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि खाने का सिस्टम फेल हो गया था। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उस तबाही की कहानी कहते हैं। जरा देखिए, 1942 में चावल की कुल उपलब्धता 92 लाख टन थी, और ठीक अगले ही साल 1943 में ये गिरकर सिर्फ 79 लाख टन रह गई। बस इसी एक गिरावट ने लाखों लोगों की जान ले ली। तो ऐसी भयानक त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए और हर किसी की थाली में खाना पहुंचाने के लिए सरकार क्या करती है? चलिए अब उन सरकारी सिस्टम्स और पॉलिसीज को समझते हैं जो इस दिशा में काम करती हैं। इसमें सरकार का सबसे बड़ा हथियार है पीडीएस, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हम और आप इसे राशन की दुकान के नाम से बेहतर जानते होंगे। ये वो जगह है जहां जरूरतमंद लोगों को बहुत ही सस्ती कीमत पर अनाज मिलता है। अब ये पूरा सिस्टम 2 मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला खंभा है बफर स्टॉक। इसमें सरकार किसानों से गेहूं, चावल खरीदकर एक बड़ा भंडार तैयार करती है। और दूसरा खंभा है पीडीएस नेटवर्क, जो राशन की दुकानों के जरिए उस अनाज को लोगों तक पहुंचाता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन ये मदद सही लोगों तक पहुंचे, ये कैसे पक्का किया जाए? इसके लिए होते हैं राशन कार्ड। जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड, और बाकी सबके लिए एपीएल कार्ड। इससे ये तय होता है कि किसे कितनी सब्सिडी मिलनी चाहिए। और इन सब सरकारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला, वो इन आंकड़ों में साफ दिखता है। 1960-61 में देश में अनाज का उत्पादन सिर्फ 8.2 करोड़ टन था, और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 2003-4 तक ये बढ़कर 22.7 करोड़ टन हो गया। सोचिए कितना बड़ा बदलाव। पीडीएस के अलावा भी सरकार कई और योजनाएं चलाती हैं, जैसे काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसमें मेहनत के बदले सीधा अनाज मिलता है, या फिर अंत्योदय अन्न योजना, जो सबसे ज्यादा गरीब परिवारों पर फोकस करती है। और हाँ, बिहार में सुधा डेयरी या गुजरात में अमूल जैसी सहकारी संस्थाएं भी इस पूरे सिस्टम को मजबूती देती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक पहेली के टुकड़ों की तरह है। आपको खेती की पैदावार भी बढ़ानी है, अनाज को हर कोने तक पहुंचाने का सिस्टम भी बनाना है, और सरकारी मदद को सही लोगों तक भी पहुंचाना है। जब ये सारे टुकड़े जुड़ते हैं, तब जाकर तस्वीर पूरी होती है। तो आज हमने बिहार की कृषि और खाद्य सुरक्षा की पूरी कहानी को समझा। लेकिन ये कहानियां खत्म नहीं होती। अब आगे का सवाल यह है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम और क्या नया कर सकते हैं। हम कैसी टेक्नोलॉजी और लोगों की भागीदारी से खेतों और घरों के बीच की दूरी को और कम कर सकते हैं, ताकि सच में कोई भी भूखा ना सोए।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना हो। नमस्ते, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के कृषक मजदूरों की। वो लोग जो बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। आखिर उनकी जिंदगी की असलियत क्या है? आज हम उन आंकड़ों और कहानियों को समझेंगे जो उनकी सच्चाई को सामने लाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो हाथ पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, अक्सर उन्हीं हाथों को अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और यही विरोधाभास उनकी कहानी का शायद सबसे दुखद पहलू है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? क्या वजहें हैं इसके पीछे कि उनकी जिंदगी एक लगातार चलने वाला संघर्ष बन जाती है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कृषक मजदूर कहते हैं तो हमारा मतलब किन लोगों से है? आखिर हैं कौन ये लोग? देखिए, अगर परिभाषा पर जाएं तो कृषि श्रमिक वो इंसान है जो साल के आधे से ज्यादा दिन किसी और के खेत में मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। अब इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास अपनी जमीन है ही नहीं, और वो भी जिनके पास बस नाम मात्र की बहुत थोड़ी जमीन है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये हमें बताते हैं कि बिहार की आबादी खेती पर कितनी ज्यादा निर्भर है। मतलब जहां पूरे देश का औसत लगभग 64% है, वहीं बिहार में ये आंकड़ा बढ़कर 75% हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और ये अपने आप में एक कहानी कहता है। और ये टेबल देखिए, ये एक और भी चौंकाने वाली बात बताती है। सिर्फ 10 सालों के अंदर, मतलब 1991 से 2001 के बीच, बिहार में खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत 37% से उछलकर सीधा 48% पर पहुंच गया। और कमाल की बात यह है कि इसी दौरान पूरे भारत का औसत लगभग वहीं का वहीं रहा। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? वजह साफ है, जमीनें तो बंटवारे में छोटी होती गईं, लेकिन रोजगार के दूसरे मौके पैदा नहीं हुए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि लोगों की खेती पर निर्भरता और उनकी मजबूरी दोनों ही तेजी से बढ़ी। तो चलिए अब बात करते हैं उन असल मुश्किलों की, उन समस्याओं की जिनसे इन मजदूरों को हर रोज दो चार होना पड़ता है। और देखिए, ये कोई एक दो मुश्किलें नहीं हैं, ये तो जैसे मुश्किलों का एक पूरा जाल है जिसमें वो फंसे हुए हैं। एक तो मजदूरी कम, ऊपर से मौसमी बेरोजगारी। मतलब साल के कई महीने तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना पड़ता है, कोई काम ही नहीं होता। और जब काम मिलता भी है तो सोचिए, दिन में 10 से 14 घंटे की कमर तोड़ मेहनत, और उसके बाद भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है। और इन सब में शायद जो सबसे भयानक चीज है वो है बंधुआ मजदूरी। ये एक तरह से आज के जमाने की गुलामी ही है। होता क्या है कि एक छोटा सा कर्ज चुकाने के लिए एक मजदूर और फिर उसका पूरा परिवार पीढ़ियों तक उस मालिक का गुलाम बन जाता है, बिना किसी सही पगार के। बस काम करते रहो। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये मसला सिर्फ पैसों का या आर्थिक नहीं है, इसका एक बहुत गहरा सामाजिक पहलू भी है। जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो साफ बताते हैं कि ज्यादातर खेतीहर मजदूर अनुसूचित और पिछड़ी जातियों से आते हैं, और इसी वजह से उन्हें सदियों से चले आ रहे शोषण और सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। तो जब गांव में ना काम है ना सम्मान है, तो फिर क्या होता है? नतीजा होता है पलायन। एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। काम की तलाश में अपना घर, अपना गांव, अपनी जमीन, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान शहर की तरफ चल देना, ये कोई शौक नहीं, ये सरासर मजबूरी में उठाया गया कदम होता है। मशहूर लोक गायक भिखारी ठाकुर ने ना इस दर्द को बस एक लाइन में समेट दिया है। वो कहते हैं, लागल झुलनिया के धक्का बलम गईले कलकत्ता। ये झुलनिया के धक्का का मतलब है गरीबी की मार, वो बेबसी की चोट जो किसी को अपना घर बार छोड़कर कलकत्ता जैसे बड़े शहर जाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन हर कहानी में सिर्फ अंधेरा नहीं होता, उम्मीद की किरणें भी होती हैं। और ये कहानी बिहार के लोगों के जज्बे और उनकी काबिलियत को दिखाती है। सर शिवसागर राम गुलाम, सोचिए, जिनके पुरखे बिहार से ही मजदूर बनकर मॉरिशस गए थे, वही शख्स आगे चलकर उस देश का पहला प्रधानमंत्री बना और वहां का राष्ट्रपिता कहलाया। तो सवाल ये है कि क्या इन मुश्किलों का कोई हल है भी? सरकार ने क्या कोशिशें की हैं? चलिए अब जरा समाधानों और सरकारी प्रयासों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, हल कई लेवल पर सोचे गए हैं। जैसे एक तो ये कि गांव में ही छोटे मोटे उद्योग लगाए जाएं ताकि लोगों को वहीं काम मिल सके। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी के कानून ठीक से लागू हों और भूमि सुधार हो ताकि उनकी आर्थिक हालत सुधरे।
और इन सबसे ऊपर जो सबसे जरूरी है वो है शिक्षा का फैलाव। और ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई, सरकार ने समय समय पर बड़े कदम उठाए भी हैं। देखिए 1948 में ही न्यूनतम मजदूरी का कानून आ गया था, फिर 1976 में बंधुआ मजदूरी खत्म करने के लिए कानून बना, और फिर 2005 में आई नरेगा जैसी बड़ी योजना। ये सब इसी दिशा में की गई कोशिशें थीं। तो मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? सार ये है कि असल समस्या योजनाओं की या कानूनों की कमी नहीं है, कागज पर तो सब है। असली चुनौती है इन अच्छी अच्छी योजनाओं को जमीन पर सही ढंग से और सही रफ्तार से लागू करने की। और बस यहीं हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। योजनाएं बनी हैं, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उन लाखों मजदूरों के लिए जो आज इसी वक्त संघर्ष कर रहे हैं, क्या बदलाव की ये रफ्तार काफी है? इस पर सोचिएगा जरूर।